जय साथियों, मेरी प्रोग्राम शर्मा आपका अपने परिवार ऑफिस इंडिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चा, जैसे कि आप जानते हैं इस क्लास में हम कराते हैं आपको और फिजिक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक और काफी यूनिट्स मैंने आपको करा दिए न्यूमेरिकल, और उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं। आज बात करते हैं ऑप्टिक्स के लाइट यूनिट के पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चा मैंने आपको लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, आपको फोटोन सिद्धांत मैंने आपको बता दिया है, तरंग दैर्घ्य के ऊपर हमने हर तरीके के सवाल पढ़े हैं जैसे कि आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। अब कुछ आगे की बातें स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए जरा, आज की बात स्टार्ट करते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। देखो आपने देखा होगा जब हम कभी कभार रेडियो चलाते हैं, है ना, तो क्या होता है कई बार जब रेडियो आप ऑन करते हैं तो जी इस तरीके से आवाज आती है। फिर आप ट्यूनल जो घुमाने का होता है, जो चैनल बताता है, ट्यूनल को घुमाते और कहीं ना कहीं एक जगह जाके सेट कर देते हैं जहां पर आपकी आवाज या गाना या कोई भी हंसी मजाक की चीजें चल रही हो जो आप सुनना चाहते हो, या क्रिकेट या फुटबॉल की कमेंट्री चल रही हो, वहां पर आप उसको लगा करके छोड़ देंगे। होता क्या है, आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा 98.5 मेगाहर्ट्ज या 92.5 रेम्बो, ये चैनल का नाम है। और ये बोलता है ना मेगाहर्ट्ज, ये हर्ट्ज क्या होती है याद रखना, ये हर्ट्ज ही आपकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो जैसा कि अगर हम बात करें आगे तो याद रखना आवृत्ति क्या होती है, इसके बारे में आप लिखेंगे। कोई तरंग किसी माध्यम, हवा, पानी, ईटीसी, समझ में आ रही है बात? ठीक है, से गुजरती है तो माध्यम के कण परस्पर कंपन करते हैं। और जो कंपन की संख्या है इसी को आप क्या कहते हैं भैया, आवृत्ति कहते हैं। इसी बात समझ में आ गई, इसी को क्या कहते हैं, ठीक है, इसी घटना, इसी को या आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसको आप ऐसे लिख लो, देखो आते हैं एक सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। संख्या को क्या कहते हैं भैया, आवृत्ति कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अगर इसके मात्रक की मैं बात करूं तो मात्रक हो जाता है हर्ट्ज, एच जेड, इसको कई बार लिख देते हैं। समझ में आ गई? तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि एक सेकंड में जितने भी कंपन होंगे वो सारे के सारे कंपन क्या कहलाएंगे, आपके आवृत्ति कहलाएंगे, हर्ट्ज। इसके अगर मैं सिंबल की बात करूं, संकेत जो होता है कहीं कहीं पर एन होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, न्यू। ये न्यू भी क्या होता है, आवृत्ति का ही संकेत होता है। ठीक है, चलें जरा आगे, इससे आगे से अगर मैं बात करूं, अब आता है नेक्स्ट हमारा नंबर 2, आयाम। एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। देखो याद रखना, आवृत्ति के कणों का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है भैया, आयाम कहलाता है। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई है? इसी को आप क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। ठीक है, चलो इससे आगे की अगर मैं इसको नोट करके आप एक बात लिख लेंगे क्या,
सघन माध्यम। सब अगर सघन माध्यम की बात हो रही है तो याद रखना घन तो हमेशा ज्यादा होगा, और अगर विरल माध्यम की बात हो रही है तो घन तो कैसा होगा, कम होगा। ये फॉर्मूला आप नोट करके लिखेंगे। हाँ अभी बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। देखो एक नाम समझ में आ रहा है, ठीक है, एक नाम समझ में आ रहा है, घन, सघन और विरल, है ना। अगर मैं सघन की बात करूं तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, और विरल को क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। बात समझ में आ गई। सघन का मतलब क्या होता है, आप ऐसा लिख सकते हैं, सघन का मतलब होता है भारी, भारी माध्यम, और विरल का मतलब क्या होता है, हल्का, यानी ये हैवी हो गया और ये लाइट वेट हो गया। अब फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे। होता क्या, अभी आगे बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, आज इस पेपर काफी क्वेश्चन भी करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि सघन का मीनिंग क्या होता है, डेंसर का, और रेयर का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, बाकी आप वो दोनों के दोनों मीडियम जो आप यूज कर रहे हैं उसमें से कौन सघन है कौन विरल है, यानी कौन डेंसर है कौन रेयर है, इसका पता कब लगता है, जब आप दोनों की आपस में तुलना करते हैं, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स टू ईच अदर। ठीक है, जब आप दो वस्तुओं की क्या करेंगे आपस में, याद रखना, कंपेयर करेंगे, तब आपको पता लगेगा सघन कौन है और विरल कौन है। चलिए इससे आगे की अगर मैं बात करूं, चलो जी। अच्छा एक बात और लिखेंगे आप यहाँ पर, क्या नोट करके लिख लेंगे, जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो केवल आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। भैया ये जो आवृत्ति की बात चल रही है ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तरंग का वेग बदल जाएगा, त्वरण बताया जाएगा, द्रव्यमान भी चलो हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन याद रखना आवृत्ति एक ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं चेंज होती है, सेम रहती है। ये बात आप याद रखेंगे। चलो आगे की बात कर लेते हैं। ये याद रखेंगे आप, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है भैया। इसके ऊपर सवाल काफी हर एग्जाम में आए हुए हैं, आपके वनडे एग्जाम जो भी होते हैं सभी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जरा बाकी अब पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उसके लिए बहुत कम काम आने वाली है, उससे अलग चीजें आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अलग से आप उस चीजों को नोट करके देख सकते हैं। चलिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, नेक्स्ट बात क्या लिखेंगे भैया। अच्छा देखो, हवाया निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलेंगे आगे की अगर हम बात करें, अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा गति प्रकाश की सबसे ज्यादा गति, तो याद रखना निर्वात में होती है। किसमें होती है सबसे ज्यादा गति, याद रखना निर्वात में होती है। समझ में आई बात। और अगर मैं बात करूं भैया पानी में, इसको नोट करके लिख लेंगे आप, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है कई बार। पानी में प्रकाश की गति, समझ में आ रही है आपको, पानी में प्रकाश की गति कितनी होती है, याद रखना 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको नोट करके लिख दो आप, ये कई जगह पर काम आने वाला है। बात समझ में आ रही है। अगर हवा की बात करूंगा तो 3×10⁸। अगर मैं बात करूं पानी के अंदर प्रकाश की स्पीड क्या होगी, तो याद रखना क्या लिखेंगे, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कांच में,
अगर मैं बात करूं कांच में प्रकाश की जो गति हो कितनी होगी, याद रखना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भैया समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बता दे जरा। इतनी बातें आपको क्लियर है? ये 3 बातें आपको रट्टा लगा देनी है। अगर वायु या निर्वात की बात होगी तो 3 × 10⁸, अगर पानी की बात हो रही है तो 2 × 10⁸, अगर कांच की बात हो रही है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चले, इतनी बात क्लियर है? अब देखेंगे जरा आगे। देखो इनकी जो गति है, प्रकाश की गति, इसको मैं नोट कर लिख देता हूं। प्रकाश की गति रोवर, किसने खोज की थी इसकी याद रखना, और रोवर ने प्रकाश की गति प्राप्त की थी। ये तीनों अलग अलग, हवा निर्वात में भी, पानी में भी और कांच में भी। क्या नाम है इनका? रोवर नाम याद रखेंगे आप, ठीक है भैया। चलें जरा अब आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट अगला हेडिंग आता है आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, याद रखना। देखो ये दूरी का मात्रक है, पहली बात तो ये किसका मात्रक है? ये डिस्टेंस आपकी कवर करेगा। जो बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंस होती है उनको कवर करते हैं लाइट ईयर से, जो दूरी का मात्रक है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ गई बात? और इसको कैसे लिखेंगे आप देखिए जरा। सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी की अगर मैं बात करूं तो याद रखना क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। तो याद रखना वैल्यू किसके बराबर होती है? समझ में आ रही है बात? तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 9.46 है ना, इसको ठीक कर लेगा। 9.46 × 10⁻15। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। और ये मीटर है, अगर इसको किलोमीटर में बदल लो तो 15 में से क्या होगा? 3 पावर हट जाएगा। 100 से डिवाइड 1000 से डिवाइड करोगे ना तो कट के इतना आ जाएगा। बाकी फटाफट हमें ध्यान रखेंगे 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? याद रखना 9.46 × 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। समझ में आ रही है बात भैया? यहाँ तक को लिखा तो जल्दी बताइए। और याद रखना ये क्या है? खगोलीय दूरी मापने का मात्रक। समझ में आ रही है बात? कौन? प्रकाश वर्ष है, ठीक है। चले जरा अगर मैं बात करूं इससे भी बड़ी कौन होती है तो याद रखना अत्यधिक दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पारसेक का प्रयोग किया जाता है। ये लाइट ईयर से भी बड़ा होता है। समझ में आ रही है बात? और याद रखना इतने पारसेक के इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात? 3.26 होगा। इस बात को आप याद रखेंगे कि ये 1 पारसेक इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए जरा आपको बात समझ आ रही है? यहाँ तक तो दिक्कत किसी को भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आई हो? चलो जी यहाँ से आगे अपनी बात स्टार्ट करें। ये मैंने आपको बता दिया। तो वायु निर्वात में 3 × 10⁸, पानी में 2.25 10⁸, कांच में 2.2 × 10⁸, ठीक है। इनसे न्यूमेरिकल बनेगा बहुत बढ़िया वाला।
देखेंगे उसको करेंगे। चले जरा आगे, इससे आगे की बात करो भैया, देखना जरा नेक्स्ट। अब नाम किसका आ जाता है याद रखना। अगला पॉइंट रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। क्या होता है परावर्तन? आप ध्यान से समझेंगे, आपने पढ़ा भी होगा। देखो अगर ये चमकदार कोई तल है और इस तल पर मैंने क्या किया, एक लाइट डाल दी इस तरीके से, ये कोई प्रकाश किरण, इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जो किरण हम सरफेस के ऊपर डालते हैं उसको क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे बोला जाता है, आपतित किरण। ये टकराई और टकरा के क्या हो, इसी माध्यम में वापस लौट आएगी। ये बीच का जो तल मैंने बनाया है ना, ये उधर माध्यम कोई और है, ये तो माध्यम एक है और ये माध्यम दो है। तो जब जब याद रखना, आपकी प्रकाश किरण जिस माध्यम से चलेगी, टकराने के बाद यदि उसी माध्यम में वापस लौट आए, क्या काम है देखना जरा। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर चमकदार तल से टकराकर उन्हें उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो यह घटना क्या कहलाएगी? परावर्तन कहलाएगी। देखो तो मैंने यहाँ क्या थी, वायु थी, टकरा के फिर दोबारा से वायु में आ गया। चलो इनके बीच में लंब खींचते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं अभिलंब। जो किरण आई थी है ना, कहां से आ रही थी? सूरज से, उसको बोलेंगे आपतित किरण। टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चलेगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा? परावर्तन होगा ना, तो नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। और जो आपतित किरण एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं आई, और जो परावर्तित बनाते हैं उसको बोलते हैं आर। समझ में आ गई बात? चलो अब पढ़ लेते हैं यहाँ से नियम क्या क्या होते हैं परावर्तन के नियम। तो देखना भैया, पहला नियम क्या है परावर्तन का? पहला नियम ये है कि आपतित किरण, आपने पढ़ा भी होगा पहले, फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा समझ लें। आपतित किरण भैया परावर्तित किरण में अभिलंब, तीनों कौन से भैया? तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ रही है बात? तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और दूसरी बात ये बताएंगे क्या भैया, एंगल आई जो है बराबर होना चाहिए एंगल आर के। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यानी अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए? 30। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 60। यानी जितना वैल्यू आई की होगी उतनी वैल्यू किसकी रहनी चाहिए? आर की। और यही घटना की क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। समझ में आ गई बात? एक घटना आगे मिलेगी अपवर्तन। देखो मैं बता देता हूँ, परावर्तन में बच्चा और अपवर्तन में डिफरेंस क्या है। देखो ये किरण आई, टकरा के फिर इसी माध्यम में वापस लौट आई, ये तो है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। अगर बात करें अपवर्तन की, समझ में आ रही बात? तो अपवर्तन में क्या होता है? किरण जाएगी, टकराएगी और टकरा के दूसरे माध्यम में एंटर करके साफ निकल जाएगी, दोबारा मुड़कर नहीं आने वाली, फिर दोबारा से। समझ में आ गई बात? जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो आज जो मैंने आपको टॉपिक कराया वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। उससे पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट आपको समझ में आ जाने चाहिए प्रकाश की चाल को। ठीक है बच्चा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपवर्तन के साथ। जय हिंद, जय भारत।